नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्विजय इकॉन लैब में। आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित 100 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज, जो कि आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी आई बटन पर क्लिक कर 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को सेव कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले देखिए आप, ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था आपका, वहाँ से सेट ए से हमने ये क्वेश्चन से उठाए हैं। तो सेट ए में इस टॉपिक से आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से कौन कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हु डेवलप्ड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। PQLY किसने डेवलप किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मॉरिस डी मॉरिस। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द ब्रटलैंड कमीशन। ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन, व्हाट कॉजेस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स टू गेट ट्रैप्ड इन अ लो लेवल इक्विलिब्रियम। नेल्सन के अनुसार लो लेवल इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी बनी रहती है, तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं? तो हाई कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू काल्डर्स ग्रोथ मॉडल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल प्रोग्रेस एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो इसका आंसर है टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड ऑन कैपिटल एक्यूमुलेशन। एंड विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज इन नेट आउटपुट इन मीट्स मॉडल। मीट्स मॉडल के अनुसार कौन कौन से फैक्टर हैं जो नेट आउटपुट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं? तो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, लेबर फोर्सेस एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड विच इंस्टीट्यूशन। तो UNDP के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू माइकल टोडारो, अंडर डेवलपमेंट परसिस्ट ड्यू टू विच फैक्टर। माइकल टोडारो के अनुसार अंडर डेवलपमेंट होता रहता है, उसके कारण क्या है? तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर होते हैं इसके। इन द सेंटर पेरिफेरी मॉडल, सेंटर रिफर टू, सेंटर किसको रिफर करता है? एडवांस एरिया को। हु प्रोपाउंडेड द क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है? गुन्नार मेडल के द्वारा। व्हाट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में प्रिंसिपल प्लानिंग का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का? तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू इंडिजिनियस ग्रोथ थ्योरी, व्हाट इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका आंसर है न्यू नॉलेज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स। विच इज द प्राइमरी रीजन डेट अंडर डेवलपमेंट कंट्री रिमेन्स इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टीन। तो लिविंगस्टीन के अनुसार इनका कौन सा प्राइमरी रीजन है जिसके कारण अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पॉवर्टी में बनी रहती है? तो बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड लो लेवल इक्विलिब्रियम। बीसीएस सर्कल रेगनर नर्स के द्वारा दिया गया था, वहीं लो लेवल इक्विलिब्रियम आरएन नेल्सन के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द लुकास मॉडल, व्हाट इज द की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका आंसर है ह्यूमन कैपिटल। फिर अकॉर्डिंग टू पॉल रोमर, व्हाई आर डेवलपिंग नेशंस अनेबल टू अचीव द सेम ग्रोथ एज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। तो लेक ऑफ एक्सेस टू प्रोडक्टिव एरियाज एंड नॉलेज। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमिक्स रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मियर एंड बाल्डविन। तो देखिए आप, इस टाइप से आपके 3 जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट है उससे टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम हमारे एमसीक्यूज चालू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू, ऑप्शन से इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो क्या आंसर आएगा इसका? इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सस्टेन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम और रियल जीडीपी ओवर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक वृद्धि, इससे मतलब होता है कि रियल नेशनल इनकम और रियल जीडीपी में जो दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड के लिए जो इंक्रीज होता है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। किंडलबर्गर ने क्या कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। यह कैसा कॉन्सेप्ट है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है कि इसको क्वांटिटी या नंबरिकल फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। जैसे नेशनल इनकम जीडीपी को आप क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर करते हो, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा, मेजर थ्रू रियल जीडीपी, रियल जीडीपी के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। और ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर पर कई बार प्रश्न पूछे गए एमपीपीएससी में। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टेटेड डेट इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट। किसने बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है मोर आउटपुट? ऑप्शन से कुजनेट्स, किंडलबर्गर, टोडारो या मीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका किंडलबर्गर। किंडलबर्गर ने ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की ये डेफिनेशन दी थी
उन्होंने कहा था इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट। तो किंडल वर्जर डिफाइन ग्रोथ सिंपली एज मोर आउटपुट। साइमन गुडनेस ने क्या कहा है, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ कहा है। मियर एंड बाल्डिन ने डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है। टोडारो ने कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट कहा है। तो लास्ट ईयर आपका किंडल वर्जर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कन्वेंशनल इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है मोस्ट कॉमन कन्वेंशनल इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको HDI, PQLI, नेशनल इनकम और MPI। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो कन्वेंशनल इंडिकेटर है, जबकि जो आपका HDI, PQLI और MPI जो है वो क्या है, मॉडर्न इंडिकेटर से डेवलपमेंट के। आगे देखिए आप, देखिए ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट यूज नेशनल इनकम इज द प्राइमरी मेजर ऑफ डेवलपमेंट। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने नेशनल इनकम को डेवलपमेंट का प्राइमरी मेजर माना था। और कन्वेंशनल मेजर कौन कौन से होते हैं, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर, GDP, रियल GNP, ये सब क्या है कन्वेंशनल मेथड है। इनकी क्या लिमिटेशन होती है कि ये पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हेल्थ और एजुकेशन को ये इग्नोर करते हैं। जबकि मॉडर्न इंडिकेटर्स कौन कौन से देखे हमने, HDI, PQLI, MPI, HPI, ये सब मॉडर्न इंडिकेटर है। अगला है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन से गुरनार मिडल, महबूब उल हक, मॉरिस डी मॉरिस या टोडारो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, महबूब उल हक। तो HDI जो है वो महबूब उल हक के द्वारा डेवलप किया गया था 1990 में। और ये किसकी हेल्प से इन्होंने डेवलप किया था, अमर्त्य सेन की सहायता से। और अमर्त्य सेन जो है हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिनको 1998 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। और HDI किसके द्वारा पब्लिश किया था, UNDP के द्वारा पब्लिश किया था। इसके कौन कौन से मेजर होते हैं, तो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये 3 मेजर होते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने डेवलप किया था, अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, मॉरिस डी मॉरिस ने या टोडारो ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा आपका PQLI को डेवलप किया गया था, जो कि क्या है, मॉडर्न इंडिकेटर है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो PQLI वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस इन 1979, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। और इसका स्केल जो होता है 0 से 100 के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों कॉन्सेप्ट है, या मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ इन इनकम अलॉन्ग विद इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड वेलफेयर। मतलब आर्थिक विकास में आय के वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी प्रगति और जीवन स्तर में सुधार शामिल होता है। इसलिए इसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ग्रोथ का मतलब होता है मोर आउटपुट और डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस वेलफेयर। ये आपको याद रखना है कि ग्रोथ में केवल ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाता है, वहीं डेवलपमेंट में हम आउटपुट तो बढ़ाएंगे ही, साथ में वेलफेयर भी करेंगे सोसाइटी का, तो उसको डेवलपमेंट कहेंगे। तो डेवलपमेंट का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन ग्रोथ से बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डेवलप्ड द कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच को किसने डेवलप किया था, गुरनार मिडल ने, अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने या टोडारो ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा आपका अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन के द्वारा कैपेबिलिटी अप्रोच को डेवलप किया गया था। और कैपेबिलिटी अप्रोच में होता क्या है कि सेन ने बोला था डेवलपमेंट मीन्स एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम। कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो ह्यूमन की कैपेबिलिटी रहती है, उनकी जो फ्रीडम रहती है, उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसलिए इनको 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनकी बुक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। और HDI की ये फाउंडर हैं। अमर्त्य सेन और महबूब के हक के साथ इन्होंने मिलकर HDI को बनाया था। HDI क्या है, मॉडर्न इंडिकेटर है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंक्लूसिव ग्रोथ एम्स एट। इंक्लूसिव ग्रोथ का उद्देश्य क्या होता है, ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ बेनिफिटिंग ओनली रिच पीपल, ग्रोथ बेनिफिटिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या एग्रीकल्चर ग्रोथ ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा सी, ग्रोथ बेनिफिटिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन इन ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ जो रहती है वो क्या करती है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और ग्रोथ में पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका।
इसके ऊपर फोकस करती है। इसके की एलिमेंट है पॉवर्टी का रिडक्शन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, सोशल जस्टिस और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। ये इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या है, फीचर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से कौन सा इंक्लूसिव ग्रोथ का फीचर नहीं है? ऑप्शन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल एक्सक्लूजन या इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इनमें से करेक्ट इसका आंसर आएगा सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ का फीचर नहीं है, जबकि सोशल इंक्लूजन इसका फीचर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डिफाइंड बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो किसने दी है? यूएनडीपी के द्वारा, बर्टलैंड कमीशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो विचारधारा है वो किसके द्वारा दी गई थी? बर्टलैंड कमीशन के द्वारा दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी आपका। द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 प्रोवाइडेड द मॉडर्न डेफिनेशन। तो ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो है 1987 में आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से उनके द्वारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है। अगला देखते हैं, ब्रटलैंड रिपोर्ट इज नोन एज। ब्रटलैंड रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्रीन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, सस्टेनेबल प्लानेट या ह्यूमन फ्यूचर। तो इसका करेक्ट आंसर अभी हमने बताया आपको, आवर कॉमन फ्यूचर इसका करेक्ट आंसर है। ब्रटलैंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987 में पब्लिश की गई थी। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड थे, जो कि नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट फॉर प्रेजेंट जनरेशन ओनली, डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन ओनली, डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आपकी प्रेजेंट नीड्स को तो पूरा कर रहा है लेकिन फ्यूचर जनरेशन को हार्मफुल नहीं कर रहा है। दिस इज द ऑफिशियल ब्रटलैंड डेफिनेशन। ये क्या ऑफिशियल ब्रटलैंड की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एग्जिट। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी एग्जिट करते हैं? तो 8, 12, 17 या 20। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 17। टोटल कितने सस्टेनेबल गोल हैं? 17 सस्टेनेबल गोल हैं। कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो द यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन 2015। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एडॉप्ट किया गया था 2015 में, और इसका टारगेट ये रखा गया है 2030 तक, और जिसका उद्देश्य क्या है? एमडीजी को रिप्लेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा पिलर नहीं है? ऑप्शन से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या पॉलिटिकल मोनोपोली। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका पॉलिटिकल मोनोपोली। ये नहीं है, बाकी इसके 3 पिलर है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड द सर्कुलर एंड क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। इनमें से किसके द्वारा सर्कुलर और क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी प्रतिपादित किया गया है, प्रोपाउंड किया गया है? तो ऑप्शन से लिविस, गुरनार मिल्डर, नर्स और सेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? गुरनार मिल्डर। गुरनार मिल्डर के द्वारा सर्कुलर एंड क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। मिडल एक्सप्लेन दैट इकोनॉमिक फोर्सेस रीइंफोर्सेस ईच अदर एंड क्रिएट क्युमुलेटिव इफेक्ट। तो मिडल ने बोला था कि जो इकोनॉमिक फोर्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रीइंफोर्स कहते हैं और क्युमुलेटिव इफेक्ट को बनाते हैं। उन्होंने 2 टाइप के 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट बताया था, एक बेगवास इफेक्ट जो कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से संबंधित, दूसरा स्प्रेड इफेक्ट जो कि पॉजिटिव से संबंधित है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? तो अमृत सेन के बारे में देखा जिन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दी है। महबूल हक का संबंध किससे? एचडीआई से है। ब्रटलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। गुरनार मिल्डर ने सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी दी है। मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा पीक्यूएलए दिया गया है। टोडारो के द्वारा कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मिडल अंडर डेवलपमेंट परसिस्ट बिकॉज ऑफ। मिडल के अनुसार अंडर डेवलपमेंट बना रहता है, उसका कारण क्या है? एक्सेसिव सेविंग, सर्कुलर एंड क्युमुलेटिव फोर्सेस, हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रोडक्टिविटी। तो मिडल के अनुसार अल्प विकास क्यों बना रहता है? सर्कुलर एंड क्युमुलेटिव फोर्सेस के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी। मिडल आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक फोर्सेस रीइंफोर्सेस वन अनदर एंड क्रिएट ए विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी। मिडल के अनुसार आर्थिक शक्तियाँ एक दूसरे को क्या करती है? सुदृढ़ करती है, जिससे गरीबी और अल्प विकास का चक्र बना रहता है। मतलब लो इनकम तो लो सेविंग, लो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट, और लो इन्वेस्टमेंट तो लो इनकम। ये ऐसा आपका सर्कल बना रहता है। इन्होंने सर्कुलर एंड क्युमुलेटिव कॉजेशन की थ्योरी दी है, और इनकी बुक है थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन 1957 में। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन
इनकी बुक पब्लिश हुई थी और 1974 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इफेक्ट ड्रेन्स रिसोर्सेज फ्रॉम बैकवर्ड रीजन, इनमें से कौन सा इफेक्ट जो है वो पिछड़े क्षेत्रों से संसाधनों का पलायन करता है? स्प्रेड इफेक्ट, बैकवाश इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट या एक्सीलरेटर इफेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बैकवाश इफेक्ट। तो बैकवाश इफेक्ट ट्रांसफर लेबर, कैपिटल एंड टैलेंट फ्रॉम पुअर रीजन टू डेवलपमेंट रीजन। जो बैकवाश इफेक्ट रहता है वो लेबर, कैपिटल और टैलेंट को पुअर रीजन से डेवलपमेंट रीजन की ओर लेके जाता है। एग्जाम्पल है ब्रेन ड्रेन, कैपिटल फ्लाइट, माइग्रेशन, ये इसके एग्जाम्पल है बैकवाश इफेक्ट के। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इफेक्ट हेल्प्स बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट, कौन सा प्रभाव पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है? मतलब जो बैकवर्ड रीजन है उसके डेवलपमेंट में कौन सा इफेक्ट जो हेल्पफुल है? तो बैकवाश इफेक्ट है, स्प्रेड इफेक्ट है, इन्फ्लेशन इफेक्ट है या डिमोनिस्ट्रेशन इफेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका स्प्रेड इफेक्ट, बी। स्प्रेड इफेक्ट ट्रांसमिट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ टू लेस डेवलपमेंट रीजन। जो स्प्रेड इफेक्ट है वो ग्रोथ को क्या करता है कि लेस डेवलपमेंट रीजन में ट्रांसमिट करता है, जिससे फिर फायदा मिलता है। अगला है आपका, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिस्ट बिलीव डेट अंडर डेवलपमेंट इज मेनली कॉज्ड बाय। जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिस्ट है उनके अनुसार अंडर डेवलपमेंट का मेन काज क्या है, मेन मुख्य रीज़न क्या है? तो आपका ऑप्शन से इसमें लेक ऑफ कैपिटल ओनली, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज, मॉनेटरी फैक्टर्स या फिस्कल डिफिसिट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज, बी। स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, मतलब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने किस पर एम्फेसाइज किया था? इंस्टीट्यूशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिजिडिटीज़ पर, और इनके बैरियर्स बताए थे उन्होंने लैंड सिस्टम, एजुकेशन डिफिशियंसी, टेक्नोलॉजी गैप एंड ड्यूअल इकोनॉमी को बैरियर्स बताया था। अगला क्वेश्चन है, आप विच इकोनॉमिस्ट इज कंसिडर्ड ए पायनियर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, इनमें से किस इकोनॉमिस्ट को स्ट्रक्चरलिज्म का पायनियर कहा जाता है? संरचनावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन माना जाता है? रॉल प्रेविस, कीन्स, हिक्स या फ्रीडमैन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा रॉल प्रेविस, ए वाला। जो रॉल प्रेविस है वो संरचनावाद के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं और ही इज द वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रक्चरल इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट इज द सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल वाज propounded बाय। सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल किसने propound किया था? लुईस ने, रॉल प्रेविस ने, रोस्टो ने या नर्क्स ने? तो इसका भी करेक्ट आंसर है आपका रॉल प्रेविस के द्वारा सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल को क्या किया था? propound किया गया था। और जो सेंटर होता है वो डेवलपमेंट रीजन को बताता है या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को बताता है, वहीं भी आपका पेरिफेरी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को बताता है। नेक्स्ट इज इन द सेंटर पेरिफेरी मॉडल, सेंटर रिफर्स टू, सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल में सेंटर किसको रिफर करता है? बैकवर्ड रीजन को, डेवलपिंग रीजन को, एडवांस इंडस्ट्रियल रीजन को, एग्रीकल्चर रीजन को? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका एडवांस इंडस्ट्रियल रीजन को। जो सेंटर होता है वो एडवांस इंडस्ट्रियल रीजन को सब बताता है, वहीं आपका जो पेरिफेरी होता है वो किसको बताता है? डेवलपिंग रीजन को बताता है। अगला देखते हैं, इन द सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल पेरिफेरी जनरली एक्सपोर्ट। सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल में पेरिफेरी जनरली क्या करते हैं, किसका एक्सपोर्ट करते हैं? हाई टेक्नोलॉजी गुड का, कैपिटल गुड्स का, प्राइमरी प्रोडक्ट का या फाइनेंशियल सर्विसेज का? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? प्राइमरी प्रोडक्ट का। जो डेवलपिंग कंट्री होती है पेरिफेरी में क्या होता है? डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और जो टर्सरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो बने बनाए गुड्स रहते हैं, उसका क्या करते हैं? इंपोर्ट्स करते हैं, है ना। सेकेंडरी प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, डेवलपिंग कंट्री एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी कमोडिटीज। ये क्या करती है? रॉ मटेरियल और प्राइमरी कमोडिटी का एक्सपोर्ट करती हैं। सेंटर एक्सपोर्ट से मैन्युफैक्चर गुड्स, जबकि सेंटर जो होता है मैन्युफैक्चर गुड्स, टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। डिपेंडेंसी थ्योरी किससे संबंधित है? एंड्रयू गुंडर फ्रेंक से, रॉल प्रेविस से, डॉस सेंटोस से या ऑल ऑफ द एबव से? तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो इन सभी से संबंधित है। एंड्रयू गुंडर फ्रेंक, रॉल प्रेविस एंड डॉस सेंटोस। ऑल दिस इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूटेड टू डिपेंडेंसी थ्योरी। और ये क्या बताता है? डेवलपमेंट इज एक्सटर्नली जनरेटेड। डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सटर्नली जनरेटेड होता है। डेवलपिंग नेशन डिपेंड ऑन डेवलप्ड नेशन। डेवलपिंग नेशन जो होते हैं वो डेवलप्ड नेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अनइक्वल ट्रेड परपेचुअस पॉवर्टी। और अनइक्वल ट्रेड से क्या होता है? पॉवर्टी बढ़ती है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म वाज propounded बाय। टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म किसके द्वारा propound किया गया है? लुईस के द्वारा, बेंजामिन हिंगिस के द्वारा, नर्कस के द्वारा या मिडल के द्वारा?
तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बेंजामिन हिंगिस के द्वारा। तो तकनीकी द्वैतवाद या टेक्निकल डुअलिज्म की जो अवधारणा है वो बेंजामिन हिंगिस ने दी है। प्राइमेटिव और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एग्जिस्टेंस को ये बताता है, मतलब मॉडर्न सेक्टर और ट्रेडिशनल सेक्टर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये टेक्निकल डुअलिज्म बताता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, गुडनल मिडल के बारे में देखा था जिन्होंने सर्कुलर एंड क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी दी है। रॉल्फ ट्रेविस ने सेंटर पेरिफेरी मॉडल दिया है। एंडी गुंडरफेंग ने डिपेंडेंसी थ्योरी दी है। बेंजामिन हिंगिस ने टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म दिया है। रेगनर नर्स के द्वारा बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी दिया गया है और लिविस्टन के द्वारा क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट की अवधारणा दी गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कन्वेंशनल मेजर ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो कन्वेंशनल मेथड है डेवलपमेंट का मोस्ट वाइडली जिसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन से एचडीआई, पीक्यूएलआई, नेशनल इनकम या एमपीआई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो कन्वेंशनल मेजर है आपका डेवलपमेंट का जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम ओरिएंटेड अप्रोच अपनाते हैं, जबकि नेशनल इनकम क्या है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जीडीपी इनटू पॉपुलेशन या सेविंग डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है, अब नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है तो आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, पर कैपिटा इनकम मेजर्स एवरेज इनकम अवेलेबल पर पर्सन। पर कैपिटा इनकम क्या बताता है कि कितनी एवरेज इनकम अवेलेबल है पर पर्सन के हिसाब से। तो पर कैपिटा इनकम का फार्मूला होता है आपका नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, और पर कैपिटा इनकम इज बेटर देन टोटल इनकम फॉर क्रॉस कंट्री कंपैरिजन। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो टोटल इनकम से बेटर मानी जाती है क्रॉस कंट्री कंपैरिजन के लिए। विच इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, इनमें से कौन सी जो है पर कैपिटा इनकम के लिए बिगेस्ट लिमिटेशन है, सबसे बड़ी सीमा है। तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन, इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट कंपेरेबल या नॉट मेजरेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज इनकम में इंक्रीज इवन व्हेन मोस्ट पीपल रिमेन पुअर। जो एवरेज इनकम है वह इंक्रीज हो सकती है जब अधिकांश लोग क्या हो, गरीब रहे। तो एग्जांपल इसका दिया कि कंट्री एंड कंट्री बी में है सेम पर कैपिटा इनकम बट वेरी डिफिकल्ट इनइक्वालिटीज। कंट्री और कंट्री बी के पास सेम पर कैपिटा इनकम है परंतु वहाँ पर डिफरेंट इनइक्वालिटी है। उसका कारण क्या है कि अधिकांश लोग वहाँ पर पुअर है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो वो क्या दिख रहा है कि वो एवरेज बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पर कैपिटा इनकम में क्या होता है कि इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अगला देखते हैं हम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने डेवलप किया था, अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, गुरनाल मिडल ने या टोडारो ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका महबूब उल हक। महबूब उल हक के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया गया था। किसकी हेल्प से किया था इन्होंने, अमर्त्य सेन की सहायता से किया था। कब किया था, 1990 में किया था। और इसको पब्लिश कौन करता है, एनुअली यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एचडीआई इज पब्लिश्ड बाय, एचडीआई की संस्था के द्वारा पब्लिश किया जाता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी या डब्ल्यूटीओ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा हर साल एचडीआई को पब्लिश किया जाता है, एनुअली एक रिपोर्ट इसकी पब्लिश की जाती है, 1990 से पब्लिश किया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 1990 में एचडीआई को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एचडीआई, इनमें से कौन सा एचडीआई का कंपोनेंट नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम या इन्फ्लेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा इन्फ्लेशन। तो एचडीआई के 3 कंपोनेंट होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, जबकि इन्फ्लेशन इसका कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडिकेटर मेजर द हेल्थ डायमेंशन ऑफ एचडीआई, इनमें से कौन सा जो इंडिकेटर है वो हेल्थ डायमेंशन को मेजर करता है एचडीआई के लिए। तो ऑप्शन से लिटरेसी रेट, लाइफ परसेंटेज एट बर्थ, जीएनआई या स्कूल एनरोलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो हेल्थ से संबंधित है, जबकि लिटरेसी आपको एजुकेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन डायमेंशन ऑफ एचडीआई कंसिस्ट ऑफ। तो एचडीआई का जो एजुकेशन डायमेंशन है वह किन इंडिकेटर से मिलकर बना है। तो लिटरेसी रेट ओनली, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग या बीएमसी ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ
स्कूलिंग, ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, एजुकेशन डायमेंशन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकम डायमेंशन ऑफ एसडीआई इज मेजर्ड थ्रू। इनकम डायमेंशन को कैसे मेजर किया जाता है, जीडीपी से, एनडीपी से, जीएनआई पर कैपिटा से, पीपीसी से मतलब इसको, या एक्सपोर्ट अर्निंग से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका जीएनआई पर कैपिटा, सी वाला। तो यूएनडीपी यूजेस ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर परचेसिंग पावर पेरिटी। यूएनडीपी जो है वो ग्रॉस नेशनल इनकम को यूज करता है पर कैपिटा, जहाँ पर एडजस्ट होता है परचेसिंग पावर पेरिटी से। हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बताता है, एजुकेशन मीन एंड एक्सपेक्टेड स्कूलिंग को, भाई इनकम जीएनआई पर कैपिटा को बताता है। ये तीन इसके डायमेंशन है और इसके तीन इंडिकेटर्स हैं। तो एचडीआई की मुख्य फैक्ट कौन कौन से है कि इसको महबूब हक ने डेवलप किया था, इसको अमृत सेन के द्वारा गाइड किया गया था और 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है कि कंपोनेंट कौन कौन से, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। और कन्वेंशनल मेजर देखिए तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर, ये कन्वेंशनल मेजर्स होती हैं। इनकी लिमिटेंस क्या होती है कि ये पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंट और ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन से महबूबुल हक, अमृत सेन, मॉरिस डी मॉरिस या टोडारो। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका इसका मॉरिस डी मॉरिस। तो पीक्यूएलआई जो है मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में डेवलप किया था। मोर जो क्या बताता है, मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू सोशल इंडिकेटर रेदर देन इनकम। इसका स्केल जो होता है 0 से 100 के बीच में होता है, इसमें इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पीक्यूएलआई। इनमें से कौन सा जो है पीक्यूएलआई का कंपोनेंट नहीं है। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, बंच या पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जो है इसका कंपोनेंट नहीं है। इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं इसके, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज 1। पीक्यूएलआई की वैल्यू कब किस किस के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 10 के बीच में, 0 से 100 के बीच में, 0 से 1000 के बीच में। तो पीक्यूएलआई की जो वैल्यू होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। ईच कंपोनेंट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड कंबाइंड इनटू एन इंडेक्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100। नेक्स्ट इज विच इकोनॉमिस्ट डेवलप पीक्यूएलआई। इनमें से किसी इकोनॉमिस्ट के द्वारा पीक्यूएलआई को डेवलप किया गया था। टोडारो, मॉरिस डी मॉरिस, सेन या हक। तो करेक्ट आंसर है इसका मॉरिस डी मॉरिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स डेप्रीवेशन इन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है डेप्रीवेशन को किस में मेजर करता है, हेल्थ में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड में या ऑल ऑफ द एबव में। तो करेक्ट आंसर है इसका आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एमपीआई वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, आईएलओ एंड डब्ल्यूटीओ। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। इनके द्वारा एमपीआई को जॉइंटली डेवलप किया गया था। एमपीआई मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसको यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा डेवलप किया गया था। ओपीएचआई का फुल फॉर्म क्या है आपका, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। वहीं यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट इज विच इंडेक्स डायरेक्टली मेजर ह्यूमन वेलफेयर। इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन वेलफेयर को मेजर करता है। तो जीडीपी, नेशनल इनकम, एचडीआई या ट्रेड बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एचडीआई आपका। तो एचडीआई जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन वेलफेयर को मेजर करता है। इसमें तीन इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम डायमेंशन के ऊपर। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या डब्ल्यूटीओ के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी इंट्रोड्यूस एचपीआई टू मेजर डेप्रीवेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो डेप्रीवेशन होता है उसको मेजर करने के लिए एचपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। और एचपीआई वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय एमपीआई। एचपीआई को बाद में एमपीआई के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करता है, इनकम इनइक्वालिटी को, रीजनल डिस्पेरिटी को, जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट या पॉवर्टी को। तो इसका नाम ही है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, जेंडर गैप को मेजर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एचडीआई एंड पीक्यूएलआई। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एचडीआई और पीक्यूएलआई के संबंध में। तो बोथ इंक्लूड इनकम, एचडीआई इंक्लूड इनकम बट पीक्यूएलआई डज नॉट। PQLI इंक्लूड इनकम बट HDI डज नॉट, नीदर इंक्लूड हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी, HDI इंक्लूड इनकम बट PQLI डज नॉट। HDI क्या करता है, इनकम को इंक्लूड करता है, जबकि PQLI नहीं करता है। HDI में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ये तीन कंपोनेंट है। भाई PQLI में क्या है, लिटरेसी, IMR एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तीन इसके कंपोनेंट है।
इसकी अगर ट्रिक देखें तो HDI को आप HEI से याद कर सकते हैं। यहाँ पर H हेल्थ को बताता है, E एजुकेशन को, I इनकम को। वही PQLI को आप लिल से याद कर सकते हैं। लिल मतलब लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। PQLI में लास्ट में देखिए LI आ रहा है तो उसके आगे एल एक और लगा दीजिए। वहीं HDI में आखिरी में बीच में आ रहा है आपका D, तो D को हटा के E लगा दीजिए तो वो HEI हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया कि HDI और PQLI के बीच में क्वेश्चंस देखे हमने। तो HDI को डेवलप किया था महबूब हक के द्वारा, वही PQLI को किसने डेवलप किया है, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। HDI 1990 में इसको डेवलप किया गया था, भाई PQLI 1979 में दिया गया था। HDI को जो पब्लिश करता है UNDP करता है, PQLI को मॉरिस जी करते हैं। HDI में इनकम को इंक्लूड किया जाता है, PQLI में इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। HDI का जो स्केल रहता है 0 से 1 के बीच में होता है, जबकि PQLI का 0 से 100 के बीच में होता है। की कंपोनेंट देखिए तो HDI में हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को इंक्लूड किया जाता है। मतलब इसका ट्रिक क्या देखी थी, HEI, और PQLI के लिए देखी थी हमने लिल, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एट बर्थ, एज 1। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ फॉर रिच पीपल ओनली, ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ हुज बेनिफिट आर शेयर्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली। तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ हुज बेनिफिट आर शेयर्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ऐसी ग्रोथ जिसका बेनिफिट जो है सभी सेक्शन के द्वारा सोसाइटी के शेयर किया जाए उसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहेंगे। समाज के सभी वर्गों को क्या होता है, विकास का लाभ होता है। इसमें क्या होता है, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल जस्टिस और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच इंस्टीट्यूशन स्ट्रांगली एडवोकेट्स इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से कौन सा जो संस्थान है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को मतलब स्ट्रांगली एडवोकेट करता है, समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है, तो IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक या OPEC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, C, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करती है, आपके इंक्लूसिव ग्रोथ को स्ट्रांगली एडवोकेट करती है। वर्ल्ड बैंक डिफाइंस इंक्लूसिव ग्रोथ एज अ रैपिड एंड सस्टेन ग्रोथ दैट क्रिएट्स प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से कौन सा जो है इंक्लूसिव ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है। ऑप्शन से पॉवर्टी रेशो, एम्प्लॉयमेंट रेट, गिनी कोफिशिएंट या एक्सचेंज रेट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, फिजिकल पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का, इंक्लूसिव ग्रोथ का या ट्रेड पॉलिसी का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ का। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, एक्सेस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव। मतलब सभी लोगों तक अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग की पहुंच का होना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। इसके लिए 2014 में आपका जनधन खाते खोले गए थे। नेक्स्ट इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉर्मली कब डिफाइन किया गया था, 1972 में, 1987 में, 1992 में, 2000 में। तो करेक्ट आंसर है इसका 1987 में। द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 प्रोवाइडेड द मॉडर्न डेफिनेशन। इसकी मॉडर्न डेफिनेशन ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा दी गई थी 1987 में। और इनकी रिपोर्ट का नाम क्या था, ऑप्शन से ग्रीन रिवॉल्यूशन, अवर कॉमन फ्यूचर, ह्यूमन फ्यूचर या सस्टेनेबल प्लानेट। तो इसका करेक्ट आंसर है अवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पर एम्फेसाइज करता है, प्रेजेंट नीड्स पर, फ्यूचर नीड्स पर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स दोनों पर, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स पर एम्फेसाइज करता है। इसका आंसर हो जाएगा C। मतलब रिसोर्सेज शुड बी यूज विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। ऐसे रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करो कि वो फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज ना करें। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडॉप्ट किए गए थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, 8, 12, 15 या 17। तो करेक्ट आंसर है इसका 17। इसका टारगेट रखा गया 2030 तक जो MDGs को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू माइकल टोडारो डेवलपमेंट हैज हाउ मैनी कोर वैल्यूज। माइकल टोडारो के अनुसार डेवलपमेंट की कितनी कोर वैल्यूज होती हैं, 2, 3, 4 या 5। तो माइकल टोडारो ने डेवलपमेंट की 3 कोर वैल्यूज बताई थी। कौन कौन सी हैं वो, सस्टेनेंस, सेल्फ स्टीम एंड फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। ये 3 कोर वैल्यू होती है आपकी डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू टोडारो। टोडारो के अनुसार डेवलपमेंट की इनमें से कौन सी कोर वैल्यू नहीं है, सस्टेनेंस, सेल्फ स्टीम, फ्रीडम या इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो अभी हमने देखा था इसकी 3 कोर वैल्यू होती है, सस्टेनेंस, सेल्फ स्टीम और फ्रीडम, जबकि इन्फ्लेशन कंट्रोल इसकी कोर वैल्यू नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा D।
इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ विद इक्विटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है जिसमें हर व्यक्ति तक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच को पहुंचाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा 1987 में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन की जो आवश्यकता है उसको कंप्रोमाइज़ किए बिना आपकी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना। और इनकी रिपोर्ट का नाम है अवर कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 है। इसका टारगेट ईयर है 2030। टोडारो की कोर वैल्यूज 3 टाइप की है, सस्टेनेंस, सेल्फ स्टीम एंड फ्रीडम। नेक्स्ट इज हु प्रोपाउंडेड द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? रेगनर नर्स के द्वारा, हार्वे लेविंस्टीन के द्वारा, रिचर्ड नेल्सन के द्वारा या गुर्नर मिडल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रिचर्ड नेल्सन, आर नेल्सन भी जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। नेल्सन आर्ग्यूड दैट पुअर कंट्रीज रिमेन ट्रैप्ड एट लो इनकम लेवल बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सेट्स इनकम ग्रोथ। मतलब नेल्सन के अनुसार निर्धन देश क्या होते हैं? निम्न आय संतुलन जाल में फंसे रहते हैं, क्योंकि आय में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि द्वारा समाप्त हो जाती है। जैसे इनकम में इंक्रीज होगा तो वो आपका क्या होगा कि पॉपुलेशन में भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमीज रिमेन ट्रैप ड्यू टू। नेल्सन के अनुसार जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से वो इस ट्रैप में क्यों फंसे रहती हैं? हाई सेविंग के कारण, हाई एक्सपोर्ट के द्वारा, या हाई कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इनकम ग्रोथ, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या अभी बताया था हमने, हाई कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इनकम ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, इनकम ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो सेम लेवल पर रिमेन रहते हैं, उसी अवस्था में बने रहते हैं। मतलब इनकम के बढ़ने से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो जो पुशिंग इनकम बैक टू सब्सिस्टेंस लेवल, जो इनकम का जो लेवल है उसको वो क्या कर रही है? सब्सिस्टेंस लेवल पर पुश कर रही है। अगला क्वेश्चन है, द क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये थीसिस जो है वो नर्स के द्वारा दी गई थी, लिविंस्टन के द्वारा दी गई थी, लिविस के द्वारा दी गई थी, या सेन के द्वारा दी गई थी? तो करेक्ट आंसर है आपका क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी या थीसिस जो है वो लिविंस्टन के द्वारा दी गई थी। हार्वे लिविंस्टन ने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी थीसिस को दिया था, और उन्होंने बताया था कि लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पॉवर्टी ट्रैप। अगर पॉवर्टी के जाल से निकलना है तो हमको एक बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना होगा इनिशियल लेवल पर, और इन्होंने पब्लिश किया था इसको 1957 में। इसका फोकस है पॉवर्टी ट्रैप से निकलना, लार्ज इन्वेस्टमेंट पुश रिक्वायर्ड, इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लिविंस्टन पॉवर्टी परसिस्ट बिकॉज। लिविंस्टन के अनुसार पॉवर्टी बनी रहती है, गरीबी क्यों बनी रहती है? लो इन्वेस्टमेंट कारण, लो प्रोडक्टिविटी कारण, लो इनकम कारण, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम के कारण आपकी गरीबी बनी रहती है। नेक्स्ट इज बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। तो बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी थ्योरी किससे संबंधित है? ऑप्शन से रेगनर नर्स, केल्डर, सोलो या हिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका रेगनर नर्स। बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो रेगनर नर्स से संबंधित है, और इसमें क्या होता है कि एक सर्कल बना रहता है लो लेवल का, इसमें लो इनकम लो डिमांड को जनरेट करेगी, लो डिमांड से लो इन्वेस्टमेंट होगा, और लो इन्वेस्टमेंट से लो प्रोडक्टिविटी, और अंत में फिर क्या होगा? लो इनकम हो जाएगी। इन्होंने डिमांड एंड सेविंग दो कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को बताया था। नर्स से एक्सप्लेन लो अंडर डेवलपमेंट थ्रू म्यूचुअल रिइंफोर्समेंट पॉवर्टी फोर्सेस। पॉवर्टी का साइकिल क्या बताया? लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम। नेक्स्ट इज विच इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। इनमें से किसी इकोनॉमिस्ट के द्वारा बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का समर्थन किया गया था? ऑप्शन से रेगनर नर्स, हर्समैन, लुईस या रोमर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा हर्समैन। हर्समैन के द्वारा जो है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिस्ट एडवोकेट द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को एडवोकेट किया गया था? ऑप्शन है रेगनर नर्स, हर्समैन, लुईस या रोमर। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका रेगनर नर्स। रेगनर नर्स के द्वारा जो है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को एडवोकेट किया गया था। बाकी के तीन हैं आपके, हर्समैन, लुईस और रोमर जो है वो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ग्रोथ रिक्वायर्स। बैलेंस ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक होता है? डेवलपमेंट ऑफ वन फैक्टर, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सेक्टर, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ओनली, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच थ्योरी इज कंसिडर्ड अपोजिट टू बैलेंस ग्रोथ। इनमें से कौन सी थ्योरी जो है बैलेंस ग्रोथ के अपोजिट है? अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी, या सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। बैलेंस ग्रोथ के अपोजिट कौन सी है? अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, और इसके मेन एडवोकेटर हैं आपके एल्बर्ट हर्समैन। हर्समैन के द्वारा अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था।
जबकि नर्क्स के द्वारा बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी गई थी। अब अगला है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज, बैलेंस ग्रोथ के कौन कौन से मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं? ऑप्शन है इंक्रीज इन्फ्लेशन, एक्सपांड मार्केट साइज, इंक्रीज इंपोर्ट, रिड्यूस सेविंग। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? एक्सपांड मार्केट साइज। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, एक्सपांड मार्केट साइज। मतलब क्या है, साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट जो है वो डिमांड को बढ़ाता है और मार्केट को क्या करता है? एक्सपांड करता है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने मैच द कॉलम से संबंधित। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन से नेल्सन, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, लाइवेस्टीन, क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट, नर्स, बैलेंस ग्रोथ या ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, क्योंकि नेल्सन के द्वारा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप दिया गया है, लाइवेस्टीन ने क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट दिया है, नर्स के द्वारा बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी गई है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या याद रखना है कि रिचर्ड नेल्सन के द्वारा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप दिया गया था, हार्वे लिविंगस्टीन ने क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट दिया है, और रेगनर नर्स के द्वारा बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की थ्योरी दी गई है। रेगनर नर्स ने बैलेंस ग्रोथ थ्योरी पर भी बात की है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का संबंध जो है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अकॉर्डिंग टू कॉल्डर ग्रोथ मॉडल टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन, टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड करती है कॉल्डर ग्रोथ मॉडल के अनुसार। टेक्निकल प्रोग्रेस किस पर डिपेंड करती है? पॉपुलेशन ग्रोथ पर, कैपिटल एक्यूमुलेशन पर, फॉरेन एड पर या एक्सपोर्ट पर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन पर। कॉल्डर आर्ग्यूड दैट टेक्निकल प्रोग्रेस इज एंडोजेनियस एंड अराइजेस फ्रॉम कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। कॉल्डर के अनुसार तकनीकी प्रगति पूंजी संचय और निवेश का परिणाम होती है। तो निकोलस कॉल्डर ने क्या दिया है? टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन दिया है जो लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है कॉल्डर ग्रोथ थ्योरी बिलोंग टू, जो कॉल्डर की ग्रोथ थ्योरी है वो किससे बिलोंग करती है? क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी से, न्यू क्लासिकल से, पोस्ट किन्सियन से या डिपेंडेंसी थ्योरी से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पोस्ट किन्सियन ग्रोथ थ्योरी। तो कॉल्डर इज कंसिडर्ड ए लीडिंग पोस्ट किन्सियन इकोनॉमिस्ट। कॉल्डर को जो है वो लीडिंग पोस्ट किन्सियन इकोनॉमिस्ट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन नेट आउटपुट अकॉर्डिंग टू मीड्स मॉडल। मीड मॉडल के अनुसार शुद्ध उत्पादन में वृद्धि कौन सा कारक योगदान देता है? तो कैपिटल स्टॉक, लेबर फोर्स, टेक्निकल प्रोग्रेस या ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबोव। मीड आइडेंटिफाइड 3 मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से वो डिटर्मिनेंट्स है? तो कैपिटल स्टॉक, लेबर फोर्स, टेक्निकल प्रोग्रेस। इनके कारण क्या होता है? आपकी शुद्ध उत्पादन में वृद्धि होती है, मतलब नेट आउटपुट इससे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स मिड रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन। जेम्स मिड को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1970 में, 1977 में, 1985 में या 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1977 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये क्या एक्चुअली फैक्चुअल्स क्वेश्चन है इस यूनिट में, तो आपको इसमें समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, बाकी आपको इन्हें थोड़ा सा याद रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इकोनॉमी, ऑप्शन बी। ग्रोथ इज जनरेटेड इंटरनली थ्रू इनोवेशन, नॉलेज एंड ह्यूमन कैपिटल। जो ग्रोथ है जनरली कैसे जनरेट होती है? आपकी इनोवेशन से, नॉलेज से, ह्यूमन कैपिटल से, ये इंटरनली फैक्टर होते हैं। वही टेक्नोलॉजी जो है वो आपका क्या है, वो भी इकोनॉमी के अंदर ही जनरेट होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी। इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी के फादर किसको माना जाता है? सोलो को, हेरोड को, पॉल रोमर को या लुइस को। तो इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आपके पॉल रोमर। पॉल रोमर डेवलप्ड मॉडर्न इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल। इनको नोबेल प्राइज मिला था 2018 में। और नॉलेज इज नॉन ट्राइबल गुड इन्होंने बोला है। आइडियाज ड्राइव लॉन्ग रन ग्रोथ का आइडिया इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पॉल रोमर डेवलपिंग कंट्रीज लेग बिहाइंड बिकॉज ऑफ। पॉल रोमर के अनुसार जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो पीछे क्यों रह जाते हैं? लेक ऑफ लैंड के कारण, लेक ऑफ कैपिटल के कारण, लेक ऑफ एक्सेस टू आइडियाज इनोवेशन या एक्सेसिव लेबर के कारण। तो डेवलपिंग कंट्री जो है वो पीछे रह जाते हैं, उसके कारण है कि उनके पास आइडियाज़ और इनोवेशन की कमी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, लेक ऑफ एक्सेस टू आइडियाज एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है लुकास ग्रोथ मॉडल इम्फेसाइजेस। लुकास का जो ग्रोथ मॉडल है वो किस पर इम्फेसाइज करता है? फिजिकल कैपिटल पर, ह्यूमन कैपिटल पर, फॉरेन ट्रेड पर या एग्रीकल्चर पर। तो लुकास का जो ग्रोथ मॉडल है वो डिपेंड करता है मतलब किस पे इम्फेसाइज करता है? ह्यूमन कैपिटल पर। सी 73 का बी, करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बी। तो लुकास ने क्या बोला था?
डेट एजुकेशन एंड स्किल्स आर प्राइमरली इंजन ऑफ ग्रोथ। एजुकेशन और स्किल जो है वो ग्रोथ के प्राइमरी इंजन है आपके। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन से आपके शूल्ज, बेकर, लुकास, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबोव। इन तीनों के द्वारा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के ऊपर काम किया गया था। ऑल थ्री इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूटेड साइनिफिकेटली टू ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ये तीनों के तीनों इकोनॉमिक्स ने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। तो थियोडोर शूल्ज के द्वारा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया गया है। गेरी बेकर ने ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिस्ट, और रॉबर्ट लुकास के द्वारा ग्रोथ थ्रू ह्यूमन कैपिटल की बात कही गई। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंडिजिनस ग्रोथ। इनमें से कौन सा जो है इंडिजिनस ग्रोथ का सोर्स नहीं है? ऑप्शन से इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज ओनली। तो इंडिजिनस ग्रोथ अराइजेस फ्रॉम इनोवेशन, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉट मेरली फ्रॉम फिक्स्ड रिसोर्सेज। तो इंडिजिनस ग्रोथ जो होती है वो इनोवेशन से, एजुकेशन से और रिसर्च डेवलपमेंट से राइज होती है, और नॉट मेरली फ्रॉम फिक्स्ड रिसोर्सेज। फिक्स्ड रिसोर्सेज से केवल नहीं हो सकती, ये दूसरे रिसोर्सेज से भी होती है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि निकोलस कॉल्डर के द्वारा टेक्निकल प्रोग्रेस इन कैपिटल एक्यूमुलेशन की थ्योरी दी गई है। वहीं जेम्स स्मिथ के द्वारा ग्रोथ थ्रू कैपिटल और लेबर एंड टेक्नोलॉजी थ्योरी दी है। पॉल रोमन ने इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी दी है। रॉबर्ट लुकास के द्वारा ह्यूमन कैपिटल मॉडल दिया गया है। थियोडोर शूल्ज के द्वारा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी दी गई है, और गेरी बेकर के द्वारा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से करेक्टली मैच किए गए हैं? तो एसडीआई मॉरिस ने दिया है, या पीक्यूएलआई महबूल हक, कैपेबिलिटी अप्रोच अमृत सेन। तो अब इसको अब मैच करना है आपको। तो एसडीआई किसने दिया था? महबूल हक ने। तो ए का आ जाएगा 2। तो किस ऑप्शन में दिया है? अब तो फर्स्ट ए में दिया है और आपका डी में दिया है ना। कौन कौन से ऑप्शन में दिया है? ए में और डी में। फिर सेकंड देखते हैं, पीक्यूएलआई किसने दिया था? मॉरिस के द्वारा दिया गया था। तो ये इसका आ जाएगा बी का ए। तो बी का ए किस में दिख रहा है? केवल ए वाले में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए। तो हमने यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, 86 का ए, और कैपेबिलिटी अप्रोच दिया अमृत सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड है? तो मिडल के द्वारा सर्कुलर कॉजेशन दिया गया है, हिगिंस के द्वारा टेक्निकल डुअलिज्म, प्रीविस के द्वारा सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल, या ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबोव। सभी की सभी सही है। मिडल के द्वारा सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी दी है, बेंजामिन हिगिंस ने टेक्निकल डुअलिज्म की बात कही है, और रॉल प्रीविस के द्वारा सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल दिया गया है। सेंट्रल डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलप्ड इकोनॉमीज को बताता है, वहीं पेरिफेरी जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज को बताता है। वो टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म किसने दिया? बेंजामिन हिगिंस के द्वारा दिया है। सर्कुलर कॉजेशन किसने दिया है? गोडाल मिडल के द्वारा दिया गया था। और सर्कुलर कॉजेशन में क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो लो लेवल इकोनॉमी में बनी रहती है, मतलब लो इनकम से क्या होगा कि लो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उससे लो प्रोडक्टिविटी, और फिर क्या होगा? लो इनकम। तो ये सर्कुलर कॉजेशन इसमें बताता है। इन्होंने 2 इफेक्ट की बात कही थी, ब्रेकबार्स इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट। ब्रेकबार्स इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव की ओर ले जाता है, वहीं स्प्रेड इफेक्ट जो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को बताता है। अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। तो आपके सामने असर्शन दिया हुआ है, एसडीआई इज बेटर मेजर देन पर कैपिटा इनकम। क्या एसडीआई जो है पर कैपिटा इनकम से बेटर मेजर है? बिकॉज इसका रीजन क्या दिया है कि एसडीआई इंक्लूड्स हेल्थ एंड एजुकेशन डायमेंशन, क्योंकि एसडीआई में हेल्थ और एजुकेशन डायमेंशन को इंक्लूड किया जाता है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, क्योंकि एसडीआई जो है वो पर कैपिटा इनकम से बेटर मेजर है। उसका कारण क्या बताया उन्होंने? क्योंकि इसमें हेल्थ और एजुकेशन को के डायमेंशन को शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। हमेशा जब भी आपके पास ये रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसकी एक ट्रिक सबसे मेन होती है कि आपको सबसे पहले तो असर्शन को पढ़ना है, और असर्शन के पढ़ने के बाद आपको बिकॉज लगा देना है, मतलब क्योंकि लगा देना है। अगर क्योंकि लगा देने के बाद आपका सही आंसर आ रहा है, और तो आप मानेंगे कि वो उसका दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। मतलब उसका अगर केवल कारण मैच हो रहा है, कथन नहीं हो रहा है, तो केवल ए सही होगा, और नहीं तो फिर दोनों गलत होंगे। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विच इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड इनकम। इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो इनकम को शामिल नहीं करता है? तो एसडीआई, जीडीआई, पीक्यूएलआई या एमपीआई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई में इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। पीक्यूएलआई की हमने ट्रिक क्या बताई थी आपको? लिल, है ना, पीक्यूएलआई की ट्रिक बताई थी लिल, और एचडीआई की बताई थी एचईआई। ठीक है, एचईआई में एच आपका हेल्थ को बता रहा था, ई एजुकेशन के बता रहा था, और आई इनकम को बता रहा था। वहीं पीक्यूएलआई में लिल देखें तो लिटरेसी रेट, आई से क्या हो जाएगा आपका? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और फिर एक और एल से क्या होगा आपका?
लाइफ एक्सपेक्टेंसी से एट एज 1, है ना। तो PQLI क्या है, एक सोशल इंडिकेटर है, ना कि ये इनकम का इंडिकेटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ने किसका स्थान लिया है, HDI का, GDI का, MPI का या PQLI का। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ने किसका स्थान लिया है, MPI का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इसने स्थान लिया है। करेक्ट आंसर है इसका सी, मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ पॉवर्टी MPI बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू टोडारो सेल्फ स्टीम रिफर्स टू, टोडारो के अनुसार सेल्फ स्टीम का क्या मतलब होता है, इनकम ग्रोथ, ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सेल्फ स्टीम का, ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सेल्फ स्टीम का मतलब होगा ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। इन्होंने 3 टाइप के आपके कॉन्सेप्ट दिए थे, सेल्फ स्टीम, फ्रीडम और सेल्फ सर्विट्यूड। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बीच कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। विकास का कौन सा मूल जो मूल्य है गरीबी और अज्ञानता से मुक्ति पर बदल लेता है, सस्टेनेंस, सेल्फ स्टीम, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड या इक्वलिटी। तो डेवलपमेंट की जो कोर वैल्यू है इसमें से कौन सी आपकी पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस से मुक्ति पर बल देती है, तो वह आपका आएगा फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। करेक्ट आंसर है इसका सी। और टोडारो के द्वारा 3 इसकी कोर वैल्यूज दी गई थी डेवलपमेंट की। एक थी आपकी सस्टेनेंस, जिसमें क्या होता है कि जीविका उपार्जन के ऊपर बल दिया जाता है। सेल्फ स्टीम यहाँ पर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। और फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड में क्या होता है कि पॉवर्टी और इग्नोरेंस से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो 3 इसकी कोर वैल्यूज होती है डेवलपमेंट की। टोडारो के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, सस्टेनेंस, सेल्फ स्टीम एंड फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। इसका करेक्ट आंसर है आपका फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। और ये क्या होती है, टोडारो की 3rd कोर वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल मेजर ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है डेवलपमेंट का कन्वेंशनल मेजर नहीं है। ऑप्शन से नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, HDI या इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो आपका क्या है, चला जाएगा आपका HDI जो है वो कन्वेंशनल मेजर नहीं है, ये क्या है, मॉडर्न मेजर है। जबकि आपका नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर ये कन्वेंशनल मेजर्स होते हैं। इसमें GNP, GDP, इकोनॉमिक वेलफेयर, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इनको शामिल किया जाता है। जबकि मॉडर्न मेजर में आपके क्या आते हैं, HDI, MPI, PQLI, है ना, और HPI, इनको आप मॉडर्न मेजर में इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंट में। मॉडर्न कंपोजिट इंडिकेटर भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स कोएग्जिस्टेंस ऑफ एडवांस एंड प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी थ्योरी जो है एडवांस और प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी के कोएग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है। तो ऑप्शन से डिपेंडेंसी थ्योरी, टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म, बैलेंस ग्रोथ या ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म, जो कि बेंजामिन हिंगिस के द्वारा दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला था कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें एडवांस और प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी दोनों का क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस होता है। उन्नत और प्रारंभिक तकनीकों का क्या होता है, सहअस्तित्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द टर्म बेगबास इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। जो बेगबास इफेक्ट है वो उसका संबंध किससे है, लुईस से, मिडल से, अमर्त्य सेन से या रोमर से। तो करेक्ट आंसर है गुरनार मिडल से। गुरनार मिडल ने बेगबास इफेक्ट का टर्म दिया था। इनके द्वारा 2 टर्म दिए गए थे, एक होता है स्प्रेड इफेक्ट, दूसरा होता है बेगबास इफेक्ट। बेगबास इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव इकोनॉमी से संबंधित है, बल्कि स्प्रेड इफेक्ट जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमी से रिलेटेड है। और बेगबास इफेक्ट हमें क्या बताता है कि रीजनल इनइक्वालिटी क्या होती है, वर्सन हो जाती है, मतलब क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ जाती है इसमें। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्षेत्रीय असमानताएं कम हो जाती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से कौन सा जो है इंक्लूसिव ग्रोथ का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन है GDP ग्रोथ ओनली, ग्रोथ विथ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली, एक्सपोर्ट ग्रोथ ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ग्रोथ विथ एम्प्लॉयमेंट इक्विटी। यहाँ पर एक ट्रिक ये रहेगी कि जब भी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में ओनली दे दिया जाता है तो ओनली वाला आंसर जनरली सही नहीं होता है। तो UPSC में भी ये ट्रिक अपनाई जाती है कि ओनली जो रहता है वो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। तो इस केस में आप अगर करेक्ट आंसर देखें तो ग्रोथ विथ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्रोथ में एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी को भी शामिल किया जाएगा, तो इसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डेवलपमेंट इंडिकेटर इज पब्लिश्ड एनुअली बाय UNDP। UNDP के द्वारा हर साल कौन सा डेवलपमेंट इंडिकेटर पब्लिश किया जाता है। तो PQLI, HDI, GDI या MPI। तो करेक्ट आंसर है इसका HDI। UNDP के द्वारा हर साल कौन सा इंडिकेटर पब्लिश किया जाता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इनके द्वारा पब्लिश की जाती है। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन कैपिटल। निम्न में से कौन से इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन कैपिटल से एसोसिएटेड है? तो सुल्ज, बेकर, लुकास, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट बेस्ड डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करता है? मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंटल कंसर्न, मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, या ग्रोथ थ्रू ट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना फ्यूचर की जनरेशन की आवश्यकताओं से कंप्रोमाइज किए बिना, यही होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 17 गोल्स होते हैं और ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उसका रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका लास्ट क्वेश्चन है अपनी सीरीज का। तो बीच स्टेटमेंट बेस्ड समराइजेस मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब समराइज करता है? ऑप्शन है डेवलपमेंट इक्वल टू इनकम ग्रोथ, डेवलपमेंट इक्वल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट मीन्स एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, फ्रीडम एंड वेलफेयर, या डेवलपमेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा डेवलपमेंट मतलब एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपेबिलिटीज, फ्रीडम एंड वेलफेयर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए इसका थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं कि हमने यूनिट 3 में क्या देखा है। तो हमने देखा था सबसे पहले कुछ इकोनॉमिस्ट जिनके द्वारा कुछ थ्योरी और कंट्रीब्यूशन दिए गए थे। तो गुनार मिडल का जो थ्योरी है, उनका थ्योरी क्या है? सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन की थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। रेगनर के द्वारा बीसीएस सर्कल एंड बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी गई है। हार्वे लिविंगस्टन के द्वारा क्रिटिकल मिनिमम ऑफ एफर्ट दिया गया है। रिचर्ड लैंसन के द्वारा लो लेवल इक्विलिब्रियम स्टेप दिया गया है। रॉल्फ ट्रेविस ने सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल की बात कही है। बेंजामिन हिंगिस ने टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म दिया है। अमृत सेन के द्वारा कैपेबिलिटी अप्रोच दी गई है। महबूल हक के द्वारा एसडीआई, मॉरिस डी मॉरिस ने पीक्यूएलआई, माइकल टोडोरो ने कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट, और पॉल रोमर के द्वारा इंडिजिनस ग्रोथ, रॉबर्ट लुकास के द्वारा ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ थ्योरी दी गई है। मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज आप सॉल्व किए हैं और ये यूनिट जो है वो एक्चुअली फैक्चुअल है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी ये 5000 एमसीक्यूज की सीरीज़ को आप सेव कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पुराने वीडियोस भी मिलेंगे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो यूनिट 1 से यूनिट 2 तक के अभी तक 10 लेक्चर हम डाल चुके हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। के डिटेल नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में ये जितने भी नोट्स हैं अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं डिटेल्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह एमसीक्यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल दिग्विजय इकॉन लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी दिग्विजय इकॉन लैब से जुड़ जाएँ ताकि आपको सभी नोट्स, एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही एग्जाम सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।